Hello everyone, welcome to all. Today we are going to do our very first chapter of psychology book of class 12 which is variation in psychological attributes. Okay? इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, theories of intelligence, individual differences, culture and intelligence, emotional intelligence, special abilities and creativity. Okay? तो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर बोल देना चाहती हूँ बेटा कि अपनी जो बुक्स है ना वो साथ में रखना, ठीक है? अपनी बुक्स की तरफ देख के पढ़ना है आपको, राइट? और दूसरा, वीडियो का यूज़ सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए करना है कि जो जो चीज़ें आपको अंडरलाइन की दी गई हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप वीडियो से देखकर उन लाइंस को अंडरलाइन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके? क्योंकि बेटा चैप्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, एक एक चीज़ बताना तो वीडियोस में पॉसिबल नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको वीडियोस में बताई जाए जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। तो ध्यान से पूरे ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है? पूरा ध्यान देके, राइट? फर्स्ट अपना पॉइंट आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन साइकोलॉजी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है? दुनिया में जितने लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे से किसी ना किसी बेसिस पे डिफरेंट है, ठीक है? हम एक जैसे तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? आप अगर सोचोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ अपना डिफरेंस बता सकते हैं कि हाँ, मैं उससे किस तरह से अलग हूँ, राइट? अगर हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हम कॉम्प्लेक्शन में दूसरे बंदे से डिफरेंट होते हैं, हम हाइट में दूसरे बंदे से डिफरेंट होते हैं, हम वेट के बेसिस पे दूसरे बंदे से डिफरेंट होते हैं, हेयर, कॉम्प्लेक्शन, सब कुछ, ठीक है? उसी तरह से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में आपका बिहेवियर आ जाता है, पर्सनालिटी आ जाती है, कॉग्निटिव फंक्शंस आ जाते हैं, राइट? आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आ जाती है, आपकी इंटेलिजेंस आ जाती है, इंटरेस्ट आते हैं, राइट? आप इन बेसिस पे भी दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हो, ठीक है ना? हम ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन तो नहीं कर सकते ना जिसमें सभी चीज़ें एक जैसी हैं। अब वर्ल्ड को ही ले लो, हर चीज़ की शेप अलग है, हर चीज़ का नेम अलग है, हर चीज़ का कलर अलग है, ठीक है ना? तो अगर हम इमेजिन करें कि वर्ल्ड में सभी चीज़ें एक ही शेप और एक ही कलर की हो जाएंगी तो हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे ना? हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ की कि अगर हम फ्रूट्स को ही ले लें, ठीक है? सभी फ्रूट्स एक ही कलर के, एक ही शेप के, एक ही टेस्ट के हो जाएंगे तो क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन सा फ्रूट है ये? बता पाओगे कि ये एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है? नहीं बता पाएंगे ना। तो इसीलिए जो डिफरेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? इसी तरह हर चीज़ का डिफरेंस है, हर जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। ह्यूमन जो हैं उनके डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि while many psychologists believes that our behaviors are influenced by our personal traits, some other holds the view that our behavior are influenced more by our situational factors. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना है कि जो हमारे बिहेवियर हैं या हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो किस वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, किस वजह से डिफर करते हैं? हमारे अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है? हमारे अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस है, हमारी कॉग्निशन का कोई डिफरेंस है तो वो हमारे बिहेवियर की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसा नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि सिचुएशन इसका फैक्टर है, सिचुएशन इसके पीछे जिम्मेदार है, राइट। और अपने इस व्यू को उन्होंने क्या नाम दिया? सिचुएशनिज्म, राइट। जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसी पर्सन के बिहेवियर में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसमें सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ है, सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। जो भी हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस मतलब जो हालात हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसका किसी व्यक्ति के बिहेवियर के इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब असेसमेंट से आपका क्या मतलब है? असेसमेंट यानी कि मेजर करना, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें अगर डिफरेंसेस हैं किसी भी बेसिस पे, तो साइकोलॉजी का क्या काम है, साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है? उन डिफरेंसेस को असेस करना, उन डिफरेंसेस को डायग्नोस करना, उन डिफरेंसेस को ढूंढना, राइट। तो अगर उनको असेस करना है तो असेसमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। उनका क्या कहना है कि साइकोलॉजी में अगर हम किसी पर्सन या इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को जानना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो असेसमेंट सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, टू इवेलुएट the differences in human being, right? Assessment may be formal or informal. Formal assessment is objective, standardized and organized. On the other hand, informal assessment varies from case to case and from one assessor to another. Therefore, is open to subjective interpretation. Psychologists are trained in making a formal assessments of psychological attributes. अब इसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि जो असेसमेंट होती है वो दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है, ठीक है। फॉर्मल असेसमेंट से उनका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी असेसमेंट टूल्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करते हैं, राइट। और जो इनफॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं वो केस टू केस वेरी करती हैं या फिर असेसर टू असेसर। अब ये जो चीज़ है ना, ये आप जब आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी इनफॉर्मल होती हैं, कौन सी फॉर्मल होती हैं, राइट। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में तो आपको पता होगा, कुछ ऐसे टेस्ट बने होते हैं जो हम जिनके थ्रू हम पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं, बिहेवियर को टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं, राइट। तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में फॉर्मल टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद केस टू केस वेरी करने वाले जो टेस्ट होते हैं वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपनी तरफ से कि कोई पर्सन है, किसी के बिहेवियर को हमें असेस करना है, राइट। तो उस पर्सन के बारे में मान लो मुझे किसी बच्चे को ही अपनी क्लास में से अपने फुटबॉल टीम का कोच बनाना है, राइट। तो मैं उस बच्चे के एट्रीब्यूट्स चेक करूँगी कि क्या वो बच्चा कोच बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए मुझे स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करने होंगे या मैं इनफॉर्मली उस बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके बारे में जान सकती हूँ, ठीक है। दो तरीक़ों से हमने उसको असेस कर लिया। एक बार जब वो असेस हो गई उसकी चीज़, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चा जो है कोच बनने के लायक है या नहीं, वो किसी टीम को लीड कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। तो ये टेस्ट मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती कौन कौन से हैं, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किन किन टेस्ट की मदद से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को परख सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। जब एक बार टेस्ट हो जाता है तब हम किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में कह सकते हैं कि ये व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है, आगे चल के इन फ्यूचर ये किस तरह का काम कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ रहा है, सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ रहा है, ठीक है। डोमेन्स इनमें इन्होंने बताए हुए हैं। डोमेन्स का क्या मतलब
कि अगर आप किसी पर्सन को असेस करने जा रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में जानने जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे डोमेन्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको ध्यान में रख के असेसमेंट करना होगा। क्या बताया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं दे आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, यू विल नीड टू असेस हाउ शी इज फंक्शंस इन वेरियस डोमेन्स यानी कि एरियाज, वेरियस एरियाज में कैसे काम करता है वो पर्सन। अगर आप किसी पर्सन को फुल्ली असेस करना चाहते हो, उसकी पर्सनालिटी को असेस करना चाहते हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग एरियाज में किस तरह से काम करता है। जैसे कोग्निटिव एरिया में कैसे काम करता है, इमोशनली कैसे काम करता है, सोशली कैसे काम करता है, राइट। तो आगे उन्होंने क्या बताए हुए हैं ये एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड on the basis of varieties of tests used in psychological literature। ठीक है, फर्स्ट इज इंटेलिजेंस। अब एक पर्सन के बारे में अगर आपको जानना है, एक पर्सन को अगर आप असेस करना चाहते हैं, तो उसकी इंटेलिजेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट, कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसने कितने नंबर लिए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो अच्छा पढ़ने में अच्छा है या नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि वो किसी सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करता है, वो अपनी स्कूलिंग का किस तरह से यूज़ करता है। स्कूलिंग का यूज़ मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टॉपर होते हैं स्कूल में, लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर तो ठीक ठाक ही आते हैं, लेकिन वो एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल्ड होते हैं। क्यों सेटल्ड होते हैं? बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट इन मैनर ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। वो जानते हैं कि हमें अपना स्कूल में जो भी हमने सीखा है उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग तो रट्टाफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, कि रट्टा मार दो, एग्जाम दे दो, नंबर आ जाएंगे, काफ़ी है उतना, है ना। लेकिन कुछ जो हैं वो समझ के पढ़ने में बिलीव करते हैं कि हाँ, समझ में आए चाहे कम मार्क्स आए, मुझे जितना मैं पढ़ूँ मुझे पता होना चाहिए आखिर मैं पढ़ क्या रहा हूँ, राइट। तो ये होती है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितने मार्क्स ले रहे हो एग्जाम्स में। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप किस तरह से किसी सिचुएशन को ले रहे हो, राइट। इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ पर्सन्स जर्नल कोग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग अ एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। कि जर्नल कोग्निटिव कॉम्पिटेंस उसका देखते हैं कि कॉग्निटिव बेसिस पे वो कैसा है, ठीक है, और किस तरह से वो अपनी स्कूलिंग का यूज कर रहा है, प्रॉफिट किस तरह से ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही चीज लिखी है, जनरली students having a low intelligence are not likely to do so well in school related examinations, but their success in life is not associated with only their intelligence as test score। तो टेस्ट स्कोर पे ये बेस नहीं करता है, टेस्ट स्कोर पे मतलब हम नहीं कह सकते, उनके बेसिस पे नहीं कह सकते कि वो बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन से भी नंबर लिए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं वो बहुत सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड में क्या आ जाता है बेटा? एप्टीट्यूड में आती हैं आपकी स्किल्स, राइट, ठीक है। अब स्किल्स की अगर बात करें तो आप सब सोचो, आप सब ने अलग अलग फील्ड में एडमिशन लिया होगा, ठीक है। हमने बहुत से आपके फ्रेंड्स जो हैं, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स कुछ और पढ़ रहे होंगे, कुछ मेडिकल में चले गए होंगे, कुछ इंजीनियरिंग में चले गए होंगे, राइट। तो एप्टीट्यूड में आ जाती है वो स्किल जो आप सीख रहे हो, ठीक है। उस स्किल के बेसिस पे आप कितने अच्छे से अपना बिहेव कर रहे हो, आप कितने अच्छे से उस स्किल को अपने आपने सीखा है किस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अ पर्सन विद द हाई मैकेनिकल aptitude can profit from a appropriate training and can do well as an engineer। कि जिनके पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड होगा, जिनके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, वो अपनी इंजीनियरिंग से प्रॉफिट ले पाएगा। सिमिलरली जो बच्चे लैंग्वेज एप्टीट्यूड के साथ होंगे
ठीक है, वो अच्छे राइटर बन पाएंगे। जिनके अंदर टीचिंग का स्किल होगा वो अच्छे टीचर बन पाएंगे, राइट। जो जिनके अंदर मेडिकल एप्टीट्यूड होगा वो क्या कर पाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर्स बन पाएंगे। तो एप्टीट्यूड किससे रिलेट करता है, आपकी स्किल्स के, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, स्किल को असेस करना यानी कि एप्टीट्यूड को असेस करना, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी एक दूसरे से डिफर करते हो, राइट। अब इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, सबका इंटरेस्ट सेम तो नहीं हो सकता ना। अगर आपका इंटरेस्ट स्टडी में है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपकी क्लास के सभी बच्चों का या आपके सभी फ्रेंड्स का इंटरेस्ट आप स्टडी में होगा, राइट। कुछ का म्यूज़िक में होता है, कुछ का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, कुछ का टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ का गेम्स में इंटरेस्ट होता है। सो सब जो इंडिविजुअल जितने भी हैं वो इंटरेस्ट के बेसिस पे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। Assessment of interest of students may help to decide what subjects or courses they can pursue, ठीक है। अब उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप ये असेस कर सकते हो कि उनको कौन सा कोर्स आगे परस्यू करना है, राइट। अब जो म्यूजिकल इंटरेस्ट वाले बच्चे होते हैं, जिनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो आर्ट्स रखते हैं, राइट, म्यूजिक चूज करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उस चीज़ का कोर्स परस्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब हमें साइकोलॉजी अच्छी लगती थी, हम आगे साइकोलॉजी में फर्दर परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो 10th में ऐसे डिसाइड कर रहे होंगे कि हम क्या परस्यू, आप सबने सोचा होगा 10th में कि क्या क्या लेना है आगे जाके, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। तो हम यही देखते हैं ना कोर्स ऑप्ट करते वक्त कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। और सबके इंटरेस्ट डिफरेंट भी होते हैं, तो उनको असेस करना, राइट। Next is personality. Personality refers to the relatively enduring characteristics of a person that makes her or him distinct from others. मतलब को पर्सनैलिटी एक ऐसा ट्रेट है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से टोटली डिफरेंट बनाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, ताकि इंडिविजुअल्स के जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके अंदर की जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो निकाली जा सकें, ठीक है, उनके बारे में पता किया जा सके, ठीक है। पर्सनैलिटी असेस हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट हाउ ही विल बिहेव इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो कैसा बिहेव करेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मान लो इसकी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो एक बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बच्चा है और वो कर रहा है बीएड, ठीक है। तो हम उसको उसके गुस्से को देख के ये बता सकते हैं ना कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर बनने वाला है, कह सकते हैं ना। इतनी सी प्रेडिक्शन तो हम भी कर लेते हैं नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में। हम किसी को देख के कह देते हैं ना, इसका गुस्सा तो बहुत वो है, ये तो अब टीचर बनेगा, आगे जाके बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं हमें ये बताते हैं कि वो पर्सन किस तरह का होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये पॉइंट है आपके लिए। अब वैल्यू क्या होती है, अ पर्सन हैविंग अ वैल्यू सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग हर और हिज एक्शंस इन लाइफ। जो हमारे एक्शंस को गाइड करती है, हमारी वैल्यू जो है वो हमारे एक्शंस को गाइड करती है कि हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को कैसे करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर जजिंग अदर्स इन वैल्यू असेसमेंट, ठीक है। वैल्यू असेसमेंट जो होती है वो हमारे एक्शंस को जज करती है कि हम, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वैल्यू क्या होती है, आपके अंदर किस तरह की वैल्यूज़ हैं। बात करते हैं ना हम कि ये तो मॉरल वैल्यू वाला बंदा है, इसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक बंदा होगा, रिलीजियस वैल्यू वाला बंदा है, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझा जाए कि मान लो एक पर्सन है जिसको हमने असेस किया है विद द पॉलिटिकल वैल्यूज़, कि इसमें पॉलिटिकल वैल्यूज़ बहुत हैं, ठीक है, ये बहुत चालाकी से काम कर सकता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एक पर्सन है जिसको हमने इमोशनल वैल्यूज़ के साथ असेस किया है कि इसके अंदर बहुत सारी इमोशनल वैल्यूज़ हैं, ये बहुत इमोशनल पर्सन है। अब आप ही बताइए, अगर एक पॉलिटिकल वैल्यू वाला पर्सन कंपटीशन में जाएगा वो विन करेगा
या इमोशनल वैल्यूज़ वाला जाएगा तो वो विन करेगा। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल वैल्यू वाला पर्सन है वो इजीली किसी कंपटीशन को विन कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, वो जो इमोशनल पर्सन है ना, वो कंपटीशन को विन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो यही सोचता रह जाएगा ना कि अगर मैं जीत गया, कहीं हाय सामने वाले को बुरा ही ना लग जाए, सामने वाला क्या फील करेगा अगर वो हार जाएगा, तो ऐसा करता हूँ उसकी जगह पे मैं ही हार जाता हूँ। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल वैल्यूज़ वाला पर्सन कभी ये नहीं सोचेगा कि उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे कैसे जीतना है, और वो हर वो हथकंडा अपनाएगा जिससे वो कंपटीशन को जीत सके। राइट? होगा ना ऐसे ही? आप अगर सहमत हो तो सोचो ना कि इमोशनल पर्सन क्यों विन करेगा। अगर वो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ वाला होगा फिर तो हम सोच सकते हैं कि हाँ वो जीतने के बारे में सोच, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू से भरा हुआ है तो वो तो दूसरों के बारे में ही सोचता रह जाएगा। राइट? इसी वजह से जो इमोशनल पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स को विन नहीं कर पाते हैं। राइट? ये तो थे आपके डोमेन्स। राइट? अब इन डोमेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? डिफरेंट डोमेन्स पढ़े हैं। इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और वैल्यूज़। ठीक है, इन सारे डोमेन्स के बेसिस पे हमारे अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा, ये सारे डोमेन्स होते हैं जिनको हमें अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करना है तो इन डोमेन्स को असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट? वैल्यू का पता चल गया ना कि अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है पॉलिटिकल वैल्यू का तो वो पर्सन जीत सकता है रादर देन इमोशनल पर्सन के। ठीक है, तो वैल्यूज़ में आ जाते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ आपके अंदर डोमिनेट करती हैं, किस तरह की वैल्यूज़ हैं आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इकोनॉमिकल हो बहुत ज़्यादा, राइट, अगर आप इकोनॉमिकल हो तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। राइट? सहमत हो ना इस बात से? ठीक है ना? तो अगर आप सोशल हो, ऐसे लोग जिनके अंदर सोशल जो डोमिनेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, सोशल फैक्टर बहुत डोमिनेंट होता है जिनके अंदर, वो सोशल वर्कर्स होते हैं। राइट? वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा सोच पाते हैं, उसके लिए जो कमियां हैं वो सोच पाते हैं, देख पाते हैं और उनके लिए काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को असेस करना भी ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल सके कि वो पर्सन जो है वो किस फील्ड में अच्छे एक्शन ले सकता है। राइट? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे असेसमेंट मेथड्स। अब असेसमेंट का तो पता है कि क्या होती है, किसी को असेस करना। अब ये भी पता है कि क्या असेस करना है। ठीक है, ये पीछे पढ़ा है हमने कि ये वैल्यूज़ जो हैं, पर्सनैलिटी जो है, इंटरेस्ट है या हमारे एप्टीट्यूड है, उनको असेस करना है। लेकिन असेस करना कैसे है, तो ये हमें पता चलेगा असेसमेंट मेथड्स के थ्रू कि किन मेथड्स के थ्रू हम किसी पर्सन को असेस कर सकते हैं। राइट? बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ठीक है, वही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिनके बारे में हमने बात की थी कि कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ मेयर होते हैं जिनको हम यूज़ करके किसी के पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। राइट? कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि उस पर्सन के ट्रेट्स कैसे हैं। राइट? उनका डिफरेंस पता कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत सारे बने हैं जिनके बेसिस पे हम किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनका यूज़ कैसे, कहाँ पे होता है, क्यों होता है? ठीक है, मान लो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया हमने किसी पर्सन के बिहेवियर को जानने के लिए, पर्सनैलिटी को जानने के लिए। क्यों करते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, क्लिनिक्स में किसी पर्सन की जो मान लो कोई डायग्नोज करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम है क्लिनिक में हमारे किसी क्लाइंट को, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। ठीक है, दूसरा, गाइडेंस देने के लिए हमें पता होना चाहिए किस तरह का बंदा है, ये कैसे समझ पाएगा किसी बात को। इमोशनल है तो हम उसे इमोशनली बताते हैं हर चीज़,
अगर वो वो थोड़ा स्ट्रांग बंदा है तो उसे स्ट्रांगली बताएंगे, उसे बताएंगे कि कैसे उसको किसी चीज़ के लिए गाइडेंस करना है, तो उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे उसे, ठीक है। पर्सनल सिलेक्शंस, अब पर्सनल सिलेक्शंस में कैसे आ जाते हैं कि ऑफिसेज वगैरह में अगर आप किसी एम्प्लॉय को प्लेस करना चाहते हो, किसी की प्लेसमेंट करना चाहते हो, तो हमें उसके बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब पीछे के सारे अगर ये इन पॉइंट्स की बात की जाए बेटा, तो ये पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय लग रहा है, एम्प्लॉय को हम रखने वाले हैं, तो उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें स्किल्स कैसे हैं, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह में इनका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू असेस समवन, राइट। किसी को भी अगर हमें असेस करना है तो एक बहुत बेटर जो ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, वो इंटरव्यू मेथड है। क्यों? सीधा जाके किसी से पूछ लो, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को असेस करना चाह रहे हो तो उसके पास बैठो, रेपो डेवलप होता है, उसके साथ मतलब उसका एक विश्वास जीतना होता है, तब वो आपको अपनी सारी बातें मतलब यकीन से बता सकता है, राइट। तो इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है किसी पर्सन को अगर आप असेस करना चाहते हो तो आप उसके पास जाते हो, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है वैसे ही उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसी से सीख करते हो, ठीक है, उसी से लेते हो, ठीक है। डोर टू डोर जाके हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके इंटरेस्ट पूछते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछते हैं, हम पूछते हैं कि उनमें कौन कौन से स्किल्स हैं, उनमें कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, ठीक है, किस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी थोड़ा डेप्थ में चला जाता है बच्चों, कि जो केस स्टडी मेथड है ये भी किसी की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। केस स्टडी जो होती है ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जो मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं किसी भी पर्सन का, किसी क्लाइंट का, राइट। अगर कोई क्लाइंट है किसी डिजीज़ के साथ, जैसे कोई पर्सनैलिटी डिज़ॉर्डर्स हो गए या बिहेवियरल डिज़ॉर्डर्स हो गए, ठीक है, अगर उनको ट्रीट करवाना है तो वो उसको असेस करने के लिए केस स्टडी बनाई जाती है, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी के अंदर होता क्या है। केस स्टडी, अगर मैंने पहले आपको बताया, इन डेप्थ स्टडी होती है केस स्टडी किसी पर्सन की, राइट। तो इसमें बेटा सब कुछ आएगा। सब कुछ का मतलब है कि स्टार्ट किससे करते हैं हम, अपने क्लाइंट के नेम, ठीक है, एज, मतलब बायोडाटा से हम स्टार्ट करते हैं। बायोडाटा से लेकर उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी स्कूल हिस्ट्री, सब कुछ आ जाता है, राइट। वो आ जाता है। उसके बाद उसके सारे सिम्टम्स जो भी हमें ऑब्जर्व किए हैं, हम सब कुछ, मतलब इसमें एक वाइड तरीके से बहुत बड़े लेवल पे जाके हम केस स्टडी लिखते हैं, जिसमें पर्सन की A to Z हिस्ट्री होती है। उसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट उसकी सिचुएशन कैसी है, वो सब कुछ लिखा जाता है, राइट। केस स्टडीज़ ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों? किसी को डायग्नोस करने के लिए आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसकी मेंटल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी इलनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बिहेवियर, पर्सनालिटी, सब कुछ पता होना चाहिए, उसका फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इवन नॉट ओनली क्लाइंट, इसमें क्लाइंट के जो फैमिली है उसके बारे में भी जानकारी हमें लिखनी पड़ती है, ताकि हम उनके रिलेशन को बता पाएँ कि उसका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, किस वजह से उसको इस डिसऑर्डर ने अटैक किया, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑब्जर्वेशन, विच इज़ अ मोस्ट ईजिएस्ट स्टेप, ठीक है, मोस्ट ईजिएस्ट मेथड टू ऑब्जर्व समवन। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो सिंपली उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है यानी उस पर नज़र रखनी है, उसे देखना है, उसके बारे में समझने की कोशिश करनी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, वो किस तरह का पर्सन है, वो देखने की कोशिश करनी है, ठीक है।
It is a systematic, organized and objective procedure to record a behavioral phenomena occurring naturally in real time. Real time मतलब कि पर्सन की लाइफ स्मूथली चल रही है और उसको बस हमने ऑब्जर्व करना है, उसी टाइम पे उसे देखना है कि किस तरह से वो अपना डेली रूटीन को फॉलो करता है, डेली रूटीन टाइम टेबल को फॉलो किस तरह करता है, वो कैसे किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी के रिलेशनशिप को देखना है, ठीक है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप देखना है, या मान लो कि हमें किसी, मैंने जैसे आपको पिछले पॉइंट में बताया कि केस स्टडी में हम देखते हैं कि पर्सन के जो क्लाइंट है उसके रिलेशन कैसे हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो फैमिली वालों से अगर हम पूछने चले जाएंगे कि हाँ जी आपके रिलेशन कैसे हैं क्लाइंट के साथ, वो झूठ बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, क्लाइंट जो खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है वो भी हो सकता है आपको सही से बता ना पाए कि किस तरह के रिलेशंस है उसके अपनी फैमिली के साथ। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम खुद से ये पता लगा पाएँ कि उसके अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो सिस्टर्स का बिहेवियर देखना है कि उन दोनों में कैसे रिलेशंस हैं, तो एक घर में उनको रख दिया, कैमराज लगा दिया और उनको जस्ट लिटरली ऑब्जर्व करना है कि क्या उनके बिहेवियर हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम शेयर करती हैं, क्या उनके बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा है, क्या उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ बुरा है, बस उनको देखकर ऑब्जर्व करना है। राइट, तो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि जब हम क्लाइंट को सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, सिंपली उस पर नज़र रखते हैं और अपनी तरफ से उसको, उसके बिहेवियर को, उसके डेली रूटीन को या उसके एक्शंस को देखकर हम उसके बारे में अपने मन में कोई धारणा बनाते हैं। ठीक है, तो वो होती है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट। अब सेल्फ रिपोर्ट क्या है? सेल्फ से आपको पता चल रहा है कि अपने बारे में। ठीक है, तो ये मेथड है जिसमें हम उस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन गेन करते हैं जिस पर्सन को हमने असेस करना है। राइट, हम क्लाइंट से ही उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, हम क्लाइंट से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कैसे बिलीव्स हैं, कैसे ओपिनियन रखता है, उसके थॉट्स कैसे हैं। सच इंफॉर्मेशन में ऑब्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, ये इंटरव्यू शेड्यूल में ही हम इंटरव्यू की तरह ही उससे क्वेश्चनिंग करते हैं इसमें। ठीक है, तो वो अपने सेल्फ के बारे में आपको खुद से बताता है। राइट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, उससे साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं, तो जिसमें वो खुद अपने बारे में आपको बताएगा। ठीक है, या इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनिंग के थ्रू या टेस्ट के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ा है अभी तक? नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस, विच इज़ अलग से जो एक टॉपिक है ये इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में शुरू नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक जो है वो हम अलग से शुरू करें, बिकॉज ये बहुत वाइड टॉपिक है और इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर में वो क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करना क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से होते हैं जिनको असेस करना चाहिए, और दूसरा किन मेथड से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी ये पढ़ ली। अब उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है इंटेलिजेंस, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में मैं आपको 2 थ्योरीज समझा दूं या एक से ज़्यादा, तो ताकि हम बहुत ज़्यादा टाइम ना लें इस चैप्टर के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है बेटा, रिवाइज ज़रूर किया कीजिए, कीवर्ड ज़रूर साथ में लिखा कीजिए। राइट, जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर किया कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको मुझे बताना ज़रूरी है, देखो लाइक इतने ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है नेगेटिव कमेंट्स अगर आपके हैं, मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। आपको अगर मेरी वॉइस
समझ में नहीं आ रही है, या आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है, या आपको बहुत और ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए, आपको एलेबोरेशन ज़्यादा चाहिए, कुछ भी है बेटा आप ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनको और बेटर कर पाऊँ। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ जिसमें आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव पॉइंट ना मिले, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ 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 अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर बताइए, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो आप ही को होने वाला है। ठीक है, आपको अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, राइट। तो तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पढ़ें, रिवाइज ज़रूर करें बेटा, और स्टे हेल्दी। गुड बाय।